सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे शरीफ ग्रुप पर नैब का छापा, टीटी स्कैंडल या खतरे की टन-टन, मौलाना ओपोजिशन बेवफाई से भी परेशान, ब्यूरोक्रेसी में मचेगी खलबली, माशी बहरान खत्म, खुशहाली का सफर शुरू, सनती पैदावार में इजाफा, तब्दीली का कारनामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सच ही कहते हैं हथेली पर सरसों नहीं जमती, तब्दीली एक रात में नहीं आती, और खासकर उन हालात में जब साबिका हुक्मरानों की करप्शन ने हर चीज को तबाह कर दिया हो। इस सूरत हाल में कैसे बेहतरी आए, लेकिन आखिरकार जिस तरह इमरान खान साहब कहते रहे कि अच्छा वक्त आने वाला है, तो ये हम कह सकते हैं कि एक पहली किरण जरूर नजर आई है। अब माजी में तो हर चीज का ही भट्टा बिठा दिया गया हो तो बड़ा मुश्किल होता है कि हालात को दोबारा बेहतर किया जा सके। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तानी मईशत मुश्किल की घड़ी से निकल रही है और तरक्की के सफर की रफ्तार अगरचे कम है, लेकिन मंजिल की जानिब सफर शुरू तो हो गया है, यानी बहरान खत्म, तरक्की शुरू। इस दावे की बुनियाद सरकारी इदारा शुमारियात की वो रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक बड़ी सनतें जिन्हें करप्शन के घुन और साबिका हुकूमतों की नाकिस पॉलिसियों से जो सनती शोबा जुबूहाली का शिकार था, अब उसमें बेहतरी आने लगी है। सरकारी अदाद शुमार हैं कि मौजूदा माली साल के पहले 3 महीनों में बड़ी सनतों की पैदावार में 9.6% इजाफा हुआ है। खुराक और मशरूबात सेक्टर में 41.57%, फार्मा सेक्टर में 2.83%, चमड़े की सनत, इलेक्ट्रॉनिक्स की सनत ने भी फलना फूलना शुरू किया है, और इसके अलावा मशीनरी के आलात की सनत में 269% तक बेहतरी आई है। कालीन साजी, ऊन बुनने की सनत में, कागज और बोर्ड की सनत भी तरक्की की राह पर चल निकली है। तो इस बारे में भी हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिसकी शुरू में मैंने बात की कि माजी की हुकूमतें, तो उसमें हुआ यह है कि एक बहुत बड़ा छापा पड़ा है और अब चीखें भी उस पर निकल रही हैं, लेकिन इतने अरसे बाद इससे कुछ हासिल होगा, इस बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे असद खरल और बाबर डोगर साहब से। खरल साहब, ये जो नैब की तरफ से बाकायदा इजाज़त लेकर मजिस्ट्रेट से छापा मारा गया है और शरीफ खानदान के दफ्तर पर छापा मारा है, कह रहे हैं कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के कमरे से दस्तावेजात मिल गई हैं, कंप्यूटर कब्जे में ले लिए हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी के लिए ये ऑफिस इस्तेमाल होते थे, बेनामी कंपनियों के लिए। तो क्या सब कुछ अब तक पड़ा होगा वहां पर? उसामा साहब, मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ आदमी जो फिर कहते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और नैब का जो इदारा है, मुलज़मों को ज़मानतें क्यों मिलती हैं। अब आपको राज सामने आ गया है, ये वही 55 के दफ्तर है जहाँ पे बड़ी बड़ी हमने स्टोरीज़ की। जो माल्टाउन के अंदर था, सलमान शहबाज का दफ्तर था, सलमान अब्बासी वहाँ से पकड़े गए, मुश्ताक चीनी पकड़े गए, उस्मान कैश बॉय था, कासिम कयूम पकड़ा गया, उसके बाद और बाकी जो लोग पकड़े गए। ये वही दफ्तर था 55 के वाला, माल्टाउन वाला, शरीफ ग्रुप वाला जो दफ्तर था। 91 जो एफ है, ये वही दफ्तर था जब आपको याद होगा और चश्मे फलक ने भी देखा कि 2 दिन तक नैब की टीम ने मुआसरा किए रखा, और उस वक्त भी आपको याद आएगा प्रोग्राम में बताया कि अंदर इसलिए नैब की टीम को नहीं जाने दिया जाए क्योंकि वहाँ पर शहबाज शरीफ भी अंदर मौजूद है, हमजा शहबाज भी मौजूद हैं। रिकॉर्ड ना सिर्फ ज़ाया किए जा रहे बल्कि बहुत सारा रिकॉर्ड वहाँ पे, जो मुझे बताया गया नैब के लोगों ने, जो ज़राए से पता चला, ये कुछ मुकर भी सकते हैं वो, क्योंकि जो सूरत हाल हो रही है कि उन्होंने बहुत सारा रिकॉर्ड जो है जला के, उसको ज़ाया करके ड्रेन उसको कर दिया। बहुत सारा रिकॉर्ड वहां से व्हाट्सएप के जरिए, वाईफाई, चूंकि उनके सिस्टम तो चल रहे थे, वो फाइल भेजा, शिफ्ट किया, लैपटॉप वगैरह गायब कराया। मुझे ये बताएं कि जो बंदे इतने माह बाद इतना को बड़ा बेवकूफ ही होगा, को बड़ा इतना पागल ही होगा, जो लोग टीटीज लगाते हैं, बेनामी से अकाउंट बनाते हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं होती, जो कहते हैं हमने, बड़ा भाई कहता है हमने दमड़ी की करप्शन की हो तो मैं पकड़ ले, छोटा भाई कहता है हमने धेले की करप्शन की हो, पूरी दुनिया को मामू बना रहे हैं। अब नैब पूरी कौम को मामू बना रहा है। ओ भाई, ये तमाशा छोड़ दो।
अच्छा, इस तरह ना करो। चले। आप अगर क्लीन चिट देनी है शहबाज हमजा को तो उसके और भी बड़े तरीके हैं, और भी बड़े रास्ते हैं। आज तो ये रास्ता मत दें। वैसे आप ये तरीका ना करें, आपने बड़ी क्योंकि सपोर्ट हमारा की नैब की, मतलब गलत नहीं, जहां जहां आपने उसकी ये support क्या की, तरीका आप समझेंगे? हम आपको किस बात का क्रेडिट दें कि आपने रिकॉर्ड जाया कराया, आपने सहूलतकारी की, लेकिन उसमें सहूलतकारी एक और भी हुई जो बहुत माल रोड के ऊपर भी हुई। जब हमजा शहबाज का रिकॉर्ड उठाने के लिए नैब की टीम का दूसरा भी रिस्पेक्ट है। पंजाब में पीटीआई की डॉक्टर साहब हुकूमत है, मरकज में हुकूमत है, पुलिस इनकी है, पुलिस और नैब की बेबसी पूरी कौम ने लाइव देखी। एक दिन पूरा दिन टीम बाहर बैठी रही, और ये मुल्क बनाना रिपब्लिक है, अंदर नहीं जाने दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही, मुलाजमों को रोक दिया गया। स्टेट की रिट कहाँ है? जब तक के इतवार के दिन जमानत कबल गिरफ्तारी नहीं हुई। हफ्ते को फिर अदालत भी खुली सर, इतवार को मैं तो हफ्ते का पता है, हफ्ते को नॉर्मली नहीं होती बेल मैटर सर, संडे को फिर था। जज साहब, चीफ जस्टिस साहब भी आए, सरदार शमीम साहब। जब बात यह है कि हमारा काम है सच दिखाना, बताना चीफ जस्टिस पाकिस्तान को या लोगों को, अगर इदारों की हम जंग लड़ते हैं बालादस्ती की, तो इदारों को भी चाहिए कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, अगर वो क्या सारे वकील जो मुल्जमान है, रिकॉर्ड जाया हो रहा था, सहूलतकारी कौन कर रहा था? नैब और पुलिस भी खामोश तमाशाई थी करने गई है, और रोक दिया गया। फिर करल साहब दोबारा रोक दिया गया 2 दिन। मुझे अच्छा। बताएं, स्टे तो बेल तो उनको मिली अगले दिन, पीर को, इतवार को। जुमे को तो बेल नहीं मिली थी डॉक्टर साहब, नहीं मिली थी। अच्छा, बाबर जुमे को तो बेल नहीं मिली थी। बाबर साहब, पुलिस किन बाबर की थी, भाई से बात हुकूमत करते किन की थी, मरकज में किन की थी, सूबे में किन की थी? बिल्कुल ठीक है। नैब वहां पर ये हमें अच्छा, उल्लू बना रहे हैं। अब क्लीन कहते हैं कि करने के लिए कंप्यूटर से डाटा निकल सकता है, लैपटॉप्स भी हैं, दस्तावेजात भी हाँ, हैं, डाटा वाला कंप्यूटर इधर छोड़ के उनको गए अगर मुझे। पकड़ा जाए तो शायद अब कुछ मिल जाए। नहीं, वो बड़े बेवकूफ थे। ना तो शहबाजी बेवकूफ़ है, ना ही हमदा शहबाज बेवकूफ़ है, ना ही शरीफ फैमिली बेवकूफ़ फिर है, नैब ने क्या जिन्होंने पूरी कौम की आंखों में धूल झोंकी है। आपका क्या ख्याल है कि ये सारा रिकॉर्ड वो यहाँ पर छोड़ के, जो खरल साहब बात कर वही रहे हैं, लैपटॉप इधर रख अब दिया। नैब साहब जो है, नैब के जो इन्वेस्टिगेटर जिनसे मेरी बात हुई है, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी हमें बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट मिली कि ये जो बंदे पकड़े गए हैं, इसके अलावा भी बेतहाशा लोगों के, बेतहाशा बेनामी दार जो हैं, उनके अकाउंट्स हैं, और उनके अकाउंट्स के नंबर जो हैं वो इन्होंने लैपटॉप्स में और कंप्यूटर में रखे हुए हैं। वो कुछ छोटा मोटा पैकेज, इवन जो इनके ज़ाती मुलाजमीन है, जो 500-600 ज़ाती मुलाजमीन है, इवन उन मुलाजमीन को भी नहीं पता, उनके आई डी कार्ड लिए हुए हैं, उनसे चेक बुकों पे साइन लिए हुए हैं कि अकाउंट्स में बंदों के ऊपर डाल दिया जाएगा। यही तमाशा, अकाउंट्स में कितने पैसे पड़े हुए हैं शायद उन लोगों को भी नहीं पता। तो ये असल में ये कह रहे हैं कि जी हम उस कंप्यूटर पे इसलिए एक्सेस चाह रहे हैं, तो उसको डिकोड कर रहे हैं ताकि वहाँ से वो डिटेल निकाल सके किन किन लोगों के नाम पर कितना कितना पैसा जमा हुआ होगा। हज़ारों के करीब अकाउंट्स हैं जिनमें बेतहाशा पैसा है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से, जो जाली करप्शन के ज़रिए से जो इधर उधर से इकट्ठा होता रहा, और उनका सारा रिकॉर्ड, सारा डाटा इन शरीफ फैमिली के पास था। ये किसके नाम पर कितना पैसा है, कहाँ पर अकाउंट है, उस अकाउंट में कैसे पैसे जमा करवाने, ये जो पैसे आते थे ये मुख्तलिफ अकाउंट्स में जमा करवाते थे। मुश्ताक चीनी चंद एक तो ये है, लेकिन इसके अलावा बेतहाशा और लोग हैं जिनके नामों पर पैसा इकट्ठा हुआ है। फैक्ट्री मुलाजमों के कार्ड यूज हो रहे थे। डॉक्टर साहब ये ठीक है, डाटा में इस बात से, लेकिन मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन मेन चीज मसूर जो इनका कैशियर मेन था, उसको आपने भगा दिया, नैब ने जाने दिया। यानी वो बंदा जिसका पासपोर्ट भी कभी नहीं बना, वो समझ सब सुनिएगा, जब नैब उसको नोटिस बना देता है तो वो बंदा पासपोर्ट बनवा के गायब हो जाता है। सलमान शहबाज गायब हो जाता है, अली इमरान गायब हो जाता है, शहबाज शरीफ साहब पहले भी उनकी जो कह रहे थे अगर शहबाज शरीफ या हमजा को, तो वो खवातीन के नाम लेते थे नैब को कि जनाब उनसे जाके पूछे टिकट कटाएं। तो सारा मामला अब ये है कि छोटी छोटी पैटी चीजें, आपको मेन चीजें, क्या वो 2 बैंक आपको नहीं पता जो मून मार्केट में और करीम बलाग के करीब है? क्या ये जो भट्ट साहब है जो पंजाब असम्बली के पीछे है, सरकारी पुलिस मुलाजमीन डालों के अंदर, मैंने बहुत पहले बताया, कैश लेके जाते थे। ये सारे डॉट्स हैं, लेकिन मसला ये है कि मेन जो मरकजी मुलजिम है, मरकजी किरदार है डॉक्टर साहब, क्या ये बंदे आज ये डाटा अचानक बन गया है, उन कंप्यूटरों में आ गया था? मेन चीजें वो ले गए। मैं बिल्कुल इस चीज से तो आपके एग्री करता हूँ कि इतना कुछ हो जाने के बाद, इतनी डेवलपमेंट्स हो जाने के बाद, शरीफ फैमिली, मेरा ख्याल है कि वो बेवकूफ़ ही होंगे कि उन्होंने अपने घरों में, अपने दफातर में अभी तक इस तरह का डाटा रखा होगा जिसमें उनके अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज जो हैं, जो अरबों रुपए के जो बैंक अकाउंट्स हैं,
उनकी डिटेल्स उन्होंने इन ऑफिसेज में जहाँ से सारे बंदे पकड़े गए, जहाँ पर पता है कि नैब किसी भी टाइम छापा मार सकती है, ख़ास तौर पर जब उनके अकाउंटेंट गिरफ्तार हो गए, इनके करीबी सारे लोग फ्रंटमैन गिरफ्तार हो गए और उनसे बेतहाशा डिटेल्स मिल गई। उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा गया? ये वाकई ये कितने महीने हो गए यार, नैब तो 90 दिन का रिमांड भाई डॉक्टर साहब होता है। अब ये सॉलिटरी तो कन्फाइनमेंट होती है, ये बगैर साहब अदालत का जज के जमानत नहीं खैरल साहब, होती, ये वकील को मिलने की एक्सेस नहीं होती, ये तो फैमिली को आम मुल्ज़िमों की आता है। एक यूएसबी बड़े में बड़ों के लिए नहीं, आप इनके एक लिए तो कमरे वहां पे पैलेस बन आप जाते हैं। एक यूएसबी में सारा AC भी लग डाटा, जाते आप हैं। एक यूएसबी में सारा डाटा ट्रांसफर करें, उसकी हार्ड डिस्क जो है उड़ा दें तो जीरो हो गया, कुछ भी नहीं इस है। तरह का काम एक होएगा ब्रेक। तो मेरा नहीं ख्याल कि डाइवर्ट होगा, डायमेंशन डिफरेंट होगी, मामला कोई और तरफ निकल जाएगा। जिस तरह जरदारी साहब कहते हैं ना, फेक अकाउंट वालों से पूछे, अब 500 की लिस्ट आ जाएगी डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, फिर कहानी लंबी है ना। वही जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे थे ऑनरेबल कि 100-500 गवाह, 200 गवाह, 10 साल प्रोसीडिंग, और उसके बाद बाबर डॉक्टर साहब, आपकी जितनी भी, आप दोनों की खबरें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी सही साबित होती हैं। वो फरवरी में आ रहे थे, शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं आ रहे, मार्च भी आने को है, फरवरी तो आना गुजर गया, मार्च में भी नहीं आ रहे। अच्छा, मैं आपको लेकिन फिर कह रहा हूं। ये जो मियां नवाज शरीफ साहब वाला मामला था, इस पर आप कह चुके हैं कि उनको इजाजत मिल जाएगी। अब ये नहीं शरीफ खानदान की बात सर, ये मैंने नहीं कहा कि उनको इजाजत मिल जाएगी। मैंने आपको बताया था, मेरी पंजाब गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल से बात हुई थी। मैंने कहा कि मियां साहब बाहर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो ये था कि पंजाब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उन्होंने कब तक बाहर रहना है और उनकी एक्सटेंशन पंजाब गवर्नमेंट करेगी। ऐसे ही अब मसला ये है कि ये और पंजाब गवर्नमेंट उनसे कहती है कि जनाब आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट भिजवाएं और हमें बताएं कि आपने कब आना है। जब वो पूछते हैं कब आना है तो उनको वो एक मेडिकल रिपोर्ट भिजवा देते हैं। ये उस मेडिकल रिपोर्ट को एग्जामिन करते हैं, उसके बाद उनसे कहते हैं कि जी ये नाकाफ़ी है, आप मज़ीद मेडिकल रिपोर्ट भिजवाएं। उसके बाद होता है ये कि महीना गुजर जाता है, 1 महीने के बाद दूसरी मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट नहीं होती, वो एक लेटर होता है, कभी डॉक्टर अदनान का, कभी डेविड लॉरेंस नहीं, अभी कोई नई उन्होंने 2 समय की बनाई है कोई। मैं सर आपको बताता हूँ, ये यही होता है, उसमें मेडिकल रिपोर्ट कोई खास नहीं होती, वो एक मेडिकल हिस्ट्री होती है कि मियाँ साहब को ये बीमारियाँ हैं, उसका हम ये ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कोई लैब टेस्ट नहीं होते उसमें। अच्छा जी, ये उसके बाद तीसरा फिर यही है कि मियाँ साहब जो है उनको दोबारा इन्होंने अप्लाई किया, इन्होंने कहा कि जी ये भी रिपोर्ट ना काफ़ी है, उन्होंने एक और लेटर भेज दिया। मसला ये है कि ये कहते रहेंगे कि रिपोर्ट ना काफ़ी हैं, वो लेटर भेजते रहेंगे, ये डिसीजन नहीं लेंगे। डिसीजन पंजाब गवर्नमेंट नहीं लेगी। तो हो गए हैं, डिसीजन क्या होता है उसामा साहब? डिसीजन क्या होता है? डिसीजन क्या होता है? डिसीजन ये होता है, जो हाई कोर्ट ने कहा था पंजाब गवर्नमेंट, डिसीजन ये होता है कि मियाँ साहब हमें आप बीमार नहीं लग रहे, हमने आपको बाबा नोटिस भेजे, हाँ आपने हमें ये चीज़ें भेज दी हैं, इससे हमारा बोर्ड मुतमईन नहीं है, लिहाजा हम आपकी बेल को आपकी बेल को कैंसिल करते हैं और आप एब्सकॉर्डर हैं। इतने बेवकूफ नहीं बाबर साहब, आप ये क्या हो रहा है? मेडिकल बोर्ड अब एक और कमेटी, एक मिनट दे दें। जब आप स्टेटस को मेंटेन रखेंगे, जब आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो मियां साहब को एक्सटेंशन देने की तो कोई जरूरत नहीं है, इजाजत दिया फिर उसके लिए कोई अप्रूवल तो की जरूरत नहीं है। वही बात हुई ना, मैं इसीलिए कह रहा था कि आप शुरू से ही ऐसे इशारा दे रहे। खरल साहब तो फिर ये सब सर अगली खबर पर जाना है, 30 सेकंड में बता दे। तो ये जो बाबर साहब बात कर रहे हैं, फिर वही हो रहा है, पहले मेडिकल बोर्ड भेजे अब जनाब एक राजा बशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मोमन आगा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, ये बन गया कमेटी। इसको कहते हैं ना, जिसमें एक मामले पे मट्टी डालनी हो कमेटी बना लो। सुन ले, इसमें ना तो कसूर मोमन आगा का है, ना डॉक्टर यास्मीन राशिद को मैं कसूरवार कहूंगा, ना राजा बशारत को कसूरवार कहूंगा। पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूं, रियासत और रियासती इदारों की मैं बात कर रहा हूं। उनकी आशीर्वाद, उनकी मर्जी, उनकी ख्वाहिश, उसके हिसाब से ये डिसीजन लेने की कोई जसारत या जरूरत कर नहीं सकेगा। ये रिपोर्ट ना भी भेजे, नवाज शरीफ रिपोर्ट ना भी भेजे, डॉक्टर अदनान रिपोर्ट ना भी भेजे, वकील समरी भी भेजता रहे, वो वहां से ऑफिस से रिटर्न ये नमी फैसला नहीं लेंगे जब तक आगे मैं नहीं बोलता। आप मुझे एक बात बताएं, मैं मगर खैर बिल्कुल एग्री करता हूं कि जब चाहने वाले नहीं चाहेंगे
मसला ये नहीं, चाहने वाली हुकूमत है ना सर साहब, आप वो सर, बोलिए। ये इमरान खान प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट है, खैर साहब बुज़दार साहब उनके गुजरात साहब डिसीजन नहीं ले सकते। ये बेचारे ऊपर देखते हैं, कभी लेफ्ट देखते हैं, कभी राइट देखते हैं। हुकूमत किन की है मरकज और पंजाब में? बताएं हमने करना क्या है सर? बताएं हमने समझदार करना क्या है? सब लोग अभी और समझना चाहते हैं। साहब चले सर बात ये पूछते कि बताएं हमने करना क्या है? कभी ऊपर देखते हैं, लेफ्ट देखते हैं, राइट देखते हैं। जिन्होंने तो वो कहते हैं बस इसको बस वो कह रहे हैं कि भाई चुप रहो, इससे आगे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब खामोश नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल खामोश नहीं है और वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा लगाना है तो लगाओ, और मैं जो किया है वो मैं करता रहूँगा। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने हुकूमत की नाकामियाँ गिनाई हैं और वो फिर इशारे दे रहे हैं कि दोबारा से वो माहौल बनाना चाहते हैं, हम फिर निकलने वाले हैं। उन्होंने ऐलानात भी किए हुए हैं। मगर साथ दिलचस्प बात यह कि शिकवा भी है उनको अपोजिशन जमातों से कि उन्होंने पीठ पे छुरा घोंपा और आए ही नहीं, कोई सही तरह पार्टिसिपेशन नहीं की। क्या वो दोबारा उनको उनसे नाराज़गी का इजहार करके ये काम कर सकेंगे? ऐसा कुछ हो सकेगा? बाबर साहब क्या लगता है आपको, ये मौलाना साहब अब नई चाल क्या है उनकी? उसामा साहब लास्ट टाइम मौलाना ने धरना दिया, बड़ा शोर मचाया, शहबाज शरीफ साहब ने उनके साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर जाकर उन खिताब भी करके आ गए। तो उस वक़्त जो एंड रिज़ल्ट आया वो ये कि मियाँ साहब बाहर चले गए। जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी निकले उसके वो तो मियाँ साहब निकले। और ज़रदारी साहब, और ये सवाल भी हुआ था मौलाना फजलुर रहमान से कि जी वो दोनों तो उनको तो रिलीफ मिल गया, वो बेनिफिशियरी निकले। अब इशू ये है कि राना सिन्हा साहब ने भी कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परसों भी की, और एकदम वो PMLN जो मौलाना फजलुर रहमान से कोसों दूर भाग रही थी, उनको एकदम उनकी मोहब्बत फिर याद आ गई है, जाग गई है उनकी मोहब्बत। यानी कि राना सिन्हा साहब ने ये कह दिया कि हम तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ बिल्कुल हम धरना देंगे और हम एहतजाज भी करेंगे। ये जब एहतजाज की बात एकदम याद आती है या एहतजाज याद आता है ना, उसको ये होता है ये कि वो गवर्नमेंट से कुछ चाया जा रहा होता है जो हो नहीं रहा होता और उसको ये एक्सपीडाइट करवाना होता है। अब मरियम भी एक तरफ ये कह रही हैं कि जनाब मेरा ट्विटर अब ज़्यादा चुप नहीं रहेगा, मैं बोल पड़ूंगी, मैं बोलूँगी। चाया क्या जा रहा है? चाया ये जा रहा है, मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मरियम जब तक लंदन नहीं पहुंचेगी मैंने अपना इलाज नहीं शुरू करवाना। फिर ये कहा जा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हैं और ये सारा कुछ। आप चीज़ों को डॉट कनेक्ट करें, कनेक्ट होते जा रहे हैं, कनेक्ट होते जा रही हैं। मरियम ये चाह रही हैं कि वो बाहर जाएं, राना साहब ने एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मौलाना फजलुर रहमान एक्टिव हो गए और अल्टीमेटली इसका एंड किधर जाना है? एंड जाना है कि मरियम ने लंदन जाना है और नवाज शरीफ ने नहीं अभी उसके बाद वो तो तय हो गया ना, वो तो नहीं आना, वो तो तय हो गया खलदा। उसमें तो के लिए आते हैं लूटने के वो लिए। तो अभी कोई चांस ही नहीं है जेल में अभी तो यहाँ से जाने की बातें हो रही हैं, आने की तो बात ही नहीं हो रही। अभी आप इतनी जल्दी आने पे आ गए तो यहाँ से जाने की बातें जाने की बातें करें तो मरियम जो बातें जाने दो। अब तो ये सूरत है। अच्छा, मरियम ने जाना है, मरियम के जाने के लिए प्रेशर मेंटेन किया जा रहा है और प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। अभी रुक गए और साहब थोड़ा डिफरेंट पॉलिसी सर प्रेशर की जहां तक नॉन बात लीग है की ना, पॉलिसी डिफरेंट हो गई है। वो कहते हैं मरियम के आने से पहले ये चीजें भी करें। अच्छा सर, आपने प्रेशर की बात की तो साफ़ियों पर और साफ़ी बरादरी पर जितना प्रेशर है शायद ही किसी हम ये कहें कि जो पाकिस्तान में सोसाइटी में जो लोग काम कर रहे हैं उन पर इतना दबाव होता हो। और इतना ख़तरनाक मुल्क पाकिस्तान बन गया इस लिहाज से कि दुख भी होता है कि आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है। अब हमारे एक बहुत ही प्यारे एक साफ़ी, सीनियर साफ़ी थे अजीज़ मेमन साहब, उनको कत्ल कर दिया गया है। उनका ताल्लुक सिंध के निजी चैनल और अखबार से था और ये सीनियर साफ़ी थे, 56 साल के थे और ये घर से निकले थे कैमरामैन के साथ और अब कहा जा रहा है कि किला दबाकर इनको कत्ल किया गया। रिपोर्ट अब तक ये कह रही है। तो असद खरल साहब, मैं इसलिए आपसे इस बारे में पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप पर भी इस तरह का हमला हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा, वरना हमला तो वो बिल्कुल ऐसे था जैसे आपको कत्ल करना चाहते थे और वो हम सब ने देखा, ये मनाज़िर जी ये सब हैं। तो ये क्यों ऐसा है कि साफ़ियों के साथ ऐसा हो रहा है, जबकि इन्होंने भी जिस तरह आप आगाह करते रहे, ये इनके हवाले से भी अगर बात करें अजीज़ मेमन साहब के, तो ये वो शख्स इनका जुर्म मैं बता रहा जी अगर इनका जुर्म ये था कि ये साफ़ी हैं और हमारा ये बदकिस्मती कि आज सबसे कम इस सेगमेंट के लिए हमारे मकतूल या शहीद जो साफ़ी है, जो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी शहीद हो गए, उनके लिए मेरा भी खून के आंसू होता है कि ये है हमारा कमर्शलाइजेशन, ये है चैनल की पॉलिसियाँ। शायद हम तो प्रोग्राम इतना टाइम भी उनको दे पा रहे हैं और बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े दावेदार
आज़ादी सहाफ़त के लंबरदार, तो शायद ये भी टाइम ना दे पा रहे। और दूसरा इस चीज़ पे मेरा इख्तलाफ है उसामा साहब कि निजी चैनल क्यों, K21 जो चैनल है उसके वो रिपोर्टर थे जो अखबार के, मुझे अजीज़ मेमन साहब, ये वो एक गुमनाम सिपाही है जो शहीद हो गया, जो गिड़गिड़ाता रहा, जो प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर, उसकी वीडियो भी वायरल है, ये देख रहे हैं आप। वो बता रहा था कि मेरा कसूर सिर्फ ये था, और बिलावल को वो रिस्पेक्टेबल कहते रहे कि मेरा कसूर सिर्फ ये था उसामा साहब कि मैंने जो ट्रेन मार्च आपका था वहाँ पे आपके जो लोग थे, जो भी जिन्होंने किया, 2000 के ऊपर उन्होंने कमिटमेंट की जो सपोर्टर या जो वोटर लाने के लिए, और उनको 200 रुपया लिया। मैं उन लोगों के फुटेज की, उनकी बात की, और उसके बाद SSB लेवल के लोग, उनके कारे खास वहाँ पे, उनके जो MNA MPAs, उन्होंने उसका जीना दुबर कर दिया। वो सिंध से चलता है, इस्लामाबाद जाता है, वीडियो जारी करता है, और आज मैं वफाकी हुकूमत पे भी हैरान हूँ। मुराद सईद साहब मुतालबा कर रहे हैं किससे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर हैं फेडरल कैबिनेट के, वो मुतालबा कर रहे हैं किससे? ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मुझे ये बताएं सुप्रीम कोर्ट ने किसको कहना होता है? और बदकिस्मती ये है कि ऐसा जो साहब कह रहे हैं, उनके भाई का जो बयान है अभी तक जो है कि 56 साल ये जा रहे थे जी कवरेज के लिए, भाई ने कहा जी कैमरामैन साथ ले गए, वहाँ पे एक लाश मिलती है और वो कहते हैं जी गले में उनके तार तो थी, ऐसा जो कहता निशान गले पे नहीं है। इतने ताकतवर है, इतना माफिया ताकतवर है, मर भी रहा है वो बंदा बेचारा, भीख भी मांग रहा है अपनी जिंदगी की। प्रेस क्लब और आज उन नाम नहाद हमारी जो तंजीमें हैं, जो बड़ी बड़ी नाम नहाद, ये सेक्रेटरी जनरल प्रेस क्लब डोगर साहब के ऊपर भी मैं करूंगा। किधर है लाहौर प्रेस क्लब? आज आपका एक साथी, मुझे ये नहीं, मैं कातिल कौन है मुझे नहीं पता, मुझे ये है क्या हुकूमत वफाकी के वो मुतालबे कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसको हुक्म देंगे? सिंध पुलिस को, सिंध हुकूमत को, और वो कातिल ढूंढ देगी जो SHO भी ये बयान दे रहा है कि लाश उनकी जो नहर से निकाली है, गले में रस्सी थी, जो तार थी इलेक्ट्रिक वायर, लेकिन वो कहता है गले पर निशान नहीं, पहले ही फोरेंसिक रिपोर्ट जारी कर दी, डॉक्टर का काम भी पहले ही कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तहकीकात के, मैं कहता हूं इस पे हाई पावर्ड JIT बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को दस्त बस्ता, हाथ बस्ता, लब बस्ता, मैं ऐसे हाथ जोड़ के, ये एक सिस्टम है, और ये सिस्टम कितना माफिया ताकतवर है, वो सिर्फ आपकी निगरानी अगर होगी, जिस तरह मेरे केस में हाई पावर्ड JIT बनी, रात 1 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली, ISI IMA के सेक्टर कमांडर, CTD, पुलिस, IB, CI, जितने भी स्पेशल ब्रांच, अच्छा, वो उसके मेंबर थे उसामा साहब, आज तक हमलावर। आज मैं कहता हूं इसमें MI, इसमें ISI, इसमें रेंजर, इसमें सिंध पुलिस भी, हमारे पुलिस भी जो कुर्बानियां रहती है, इसमें उनकी CTD, CID जो भी है, उनको शामिल करें। मुझे सिर्फ ये चाहिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है, इसका कोई तो कातिल होगा। मैं ये नहीं कहता फिंगर पॉइंट करें हमें, ये मैं अपने केस में भी आपको पता है, मेरे चैनल पे ये बाकी ये खबर लगी थी कि नून लीग की आखिरी रात थी हुकूमत की, 16 बंदे और 4 गाड़ियां एयरपोर्ट पे हमला जिबा कर जाए तो कुछ तो होगा ना, लेकिन मैंने कहा मेरे पास ऐसा एविडेंस, मेरे पास उन गाड़ियों की फुटेज भी मौजूद थी, हमलावरों की तस्वीरें भी मौजूद थी, लेकिन विजिबल नहीं थी। अच्छा, मामला ये है कि जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की निगरानी नहीं होगी, ये मौलाना साहब, बाबर साहब आप क्या कहेंगे? और हुकूमत और ये तंजीमें बाकी सारी किधर है? ये पार्टी ह्यूमन राइट्स की चैंपियन बनती है, पीपल पार्टी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की चैंपियन बनती है। एक आदमी जिसने ये एक स्टोरी की कि जनाब ये जो ट्रेन मार्च था बिलावल भुट्टो का, उसमें 200 रुपया दे के लोगों को लाया गया था, और वो बाद में जाकर ये रोता रहा। ये सारी उंगलियां बिलावल भुट्टो की तरफ उठ रही हैं और गवर्नमेंट की तरफ उठ रही हैं। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसकी इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करवाएं, अदरवाइज जो भी है सामने लाएं। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। ब्यूरोक्रेसी में बड़ी एक तब्दीली आई है, एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है, तारीखी फैसला, अच्छा है बुरा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला, बहुत ही अहम खबर है कि ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात लाने का आगाज किया जा रहा है, और अब ये देखा जा रहा है कि 40% तक आसामियां जो DMG ग्रुप भी जिसको कहा जाता था, यानी कमिश्नर थे और इस तरह की पोस्ट पर जो लोग जाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट होती थी,
वहां पर अब माहिरीन को भी आ सकेंगे और सूबे में जो लोग कारकर्दगी दिखाएंगे वो भी विफाक में आ सकते हैं। तो कई जगह खाली हो जाएंगी। फिर 20 साल तक अगर एक शख्स को देखा जाएगा, अगर उसकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है तो उसके बाद उसको रिटायर भी किया जा सकता है। लेकिन क्या ये इस्लाहात अच्छी हैं और किस तरह का रिएक्शन आएगा ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, अफसरान की तरफ से, इससे क्या बेहतरी आ जाएगी, ये बाबर डोगर साहब से बेहतर मेरे ख्याल से कोई नहीं बता सकता, जो वसी तजर्बा रखते हैं और इस पर बहुत अरसा और बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते रहे। और मैं खुद इनके स्टोरीज पढ़ता रहा जो हमेशा पहले सफ़े पर आती थी। बाबर साहब क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखें, ये इरशाद हुसैन जो साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रहे हैं, ये उन्होंने ये ड्राफ्ट बनाया जो सिविल सर्विस का हिस्सा भी रहे हैं। उन्होंने ये सारा सिविल सर्विस रिफॉर्म का ये जो ड्राफ्ट है ये तैयार किया है। अब सिविल सर्विस रिफॉर्म मुख्तलिफ औकात में आती रही हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में भी आई, भुट्टो साहब भी सिविल सर्विस रिफॉर्म लेके आए, उसके बाद मुशर्रफ साहब लेके आए जो आधा तीतर आधा बटेर, जिसकी किसी को समझ नहीं लगी। अल्टीमेटली जो भी जितनी भी सिविल सर्विस रिफॉर्म्स आई हैं उससे सिविल सर्विस का म्यार नीचे गया, ऊपर नहीं गया। अब ये एक नई सिविल सर्विस रिफॉर्म्स आई हैं, उसमें जो मेरे सामने अभी जो चीज़ें आई हैं उनमें से कई चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं जो कि हम खुद डिमांड करते रहे हैं कि यार ये इस तरह होना चाहिए। मसलन उसमें पहली चीज़ तो ये कि जो फेडरल सर्विसेज हैं, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है या पाकिस्तान पुलिस सर्विस है, इसमें जो अफसरान आते हैं तो ये कोई किसी एक सूबे की सर्विस नहीं है। मैंने मेजॉरिटी देखी कि एक बंदा जिस सूबे के डोमिसाइल पे आता है वो सारा कैरियर उसी सूबे में गुजार देता है। ये नहीं कि हैं तो आप फेडरल सर्विस का हिस्सा, प्रमोशन आप फेडरल गवर्नमेंट से ले रहे हैं और सर्विस जो है आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक ही में कर रहे हैं। आप इस्लामाबाद तक नहीं जाते। ग्रेड 22 मैं बेतहाशा मिसालें दूंगा। ग्रेड 17 में आए, ग्रेड 22 में रिटायर हो गए एक ही सूबे में, एक ही सूबे में। ये मिसालें भरी पड़ी हैं कि आप उनको उनके सूबे से बाहर निकाल ही नहीं सके। तो अभी पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, इन्होंने आते सारी एक पॉलिसी बनाई। पॉलिसी ये थी कि जनाब वो तमाम अफसरान जो 10 साल से पंजाब में बैठे हुए हैं उनको वापस फेडरल गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा। बड़ी सख्त पॉलिसी थी। यहाँ तक था कि फेडरल गवर्नमेंट में जाने का मतलब ये नहीं है कि एक पीएसपी ऑफिसर है और वो जाके रेलवे में बैठ जाए या एफआईए में बैठ के फिर लाहौर ही पोस्ट हो जाए, उसको प्रैक्टिकली किसी दूसरे सूबे में जाके सर्व करना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली ये जो फेडरल गवर्नमेंट है पीटीआई की, ये इसमें टोटली नाकाम हो गई। ब्यूरोक्रेसी के सामने बेबस हो गई। किसी एक अफसर को ये सूबे से नहीं निकाल सकी। मतलब चांद को और शुरू में निकाला, फिर वापस भी कुछ आ गए। और ख्याल साहब वफाक में इनकी हुकूमत है, वफाक में इनकी हुकूमत है, वफाक में आइडियल सिचुएशन भी थी इनके लिए कि वफाक में भी इनकी हुकूमत, केपीके में भी इनकी हुकूमत, पंजाब में भी इनकी हुकूमत, जहाँ पे 90% ब्यूरोक्रेसी खप जाती है, और बलूचिस्तान में भी ऑलमोस्ट इनकी हुकूमत, कराची में भी जो सूरत हाल है। मामला यह है कि सूबों में जब आपकी हुकूमत हो, वफाक में क्योंकि सूबा भी साथ ही, क्योंकि आप काले पानी में भेज सकते हैं ना किसी को, आगे वो एक्सेप्ट भी कर ले, आप इधर से भेज भी। मैं आपको सिविल सर्विस का जो बेसिक कंसेप्ट था ना वो ये था कि एक पीएएस का ऑफिस आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एक ऑफिसर आता है, वो ग्रेड 17 में बलूचिस्तान में सर्व करे, ग्रेड 18 में वो केपीके में करे, ग्रेड 19 में वो सिंध गवर्नमेंट सिंध में रहे, पंजाब में रहे, और ग्रेड 22 में जब वो फेडरल सेक्रेटरी बने तो उस वक्त जिस भी महकमे में हो तो डिसीजन मेकिंग से पहले उसको पता हो कि वो सूबे की डायनामिक्स क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, वो डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में उसके बाद पूरी वैरायटी हो, डाइवर्सिटी हो। लेकिन ये हुआ नहीं। और मुझे अब ये इन्होंने इसमें एक नया ड्राफ्ट आया, उसमें ये कि जी 5 साल के लिए आउट ऑफ द सूबा सर्व करना लाजमी है, ये तो शुरू से ही हार्ड एरियाज में। लेकिन सर मसला ये है ना कि ये जो पॉलिसीज होती है, मैंने देखा है जो बेचारे गरीब उन पे आ जाती हैं, जो तगड़े जिसका मामा चाचा ताया कोई फेडरल सेक्रेटरी है, कोई फौज में है, कोई अदलिया में है, कोई मिनिस्टर उनके रिश्तेदार है, वो उन पे तो आज तक भी कोई पॉलिसी लागू हो ही नहीं सकी। जबरी रिटायरमेंट सर ये इस पे भी अब ये एक इतना बड़ा थोड़ा है। मेरा मतलब है कि सारी उम्र हम ये कहते रहे कि जी सिविल सर्विस जो है सर्विसेज जो है
इनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ये है कि 3 साल का टेन्योर है कि आपने 3 साल इस एक सीट पे सुप्रीम कोर्ट काम ऑफ करना है। पाकिस्तान भी अभी नेता तो केस में कह चुकी सुप्रीम है कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि जजमेंट कोई है। अनलॉफुल आर्डर अगर कोई ऑफिसर मानता है हुकूमत उसको नहीं दे सकती, इस पर सुप्रीम उसके बावजूद अनलॉफुल आर्डर माने जाते हैं। अब क्योंकि अब आपको खरल प्राइम साहब, पोस्टिंग खरल लेनी है, साहब, लुक्रेटिव पोस्टिंग लेनी मुझे है। एक बात बताइए। आपने दूसरे सूबे में जाना। मुझे उसामा साहब एक बात बताइए, ये कौन डिसाइड करेगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी? हुकूमत। मैं एक अपने मिनिस्टर का, मैं प्राइम मिनिस्टर मुझे गलत काम कहता है मैं नहीं मानता, मुझे सीएम गलत काम कहता है मैं नहीं करता, तो इसका मतलब कि मुझे 20 में रिटायर कर दिया जाए कंपल्सरी हो सकता है सर? यही होगा। आहद चीमा और फवाद अहमद फवाद जैसे लोग ग्रेड 22 तक जाएंगे, तो सर, अदालतें और हैं वो ना, लोग तो जो मेरिट की बात करेंगे, हर दौर में जो ठीक बात सुन, करेंगे, फिरदौस आज हर जो दौर हुकूमत में- को मिनिस्टर को ना हर करेंगे दौर वो में ग्रेड 20 में ये रिटायर जो होकर बाहर तजर्बा फेंक दिया जो जाएगा। इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर है ना, मैं उनका कसूर नहीं गिनता, क्योंकि उन्होंने ना पहले ना उनको ब्यूरोक्रेसी को उनको डील किया, ना हुकूमत चले केपीके में एक सूबाई लेवल पे मिली। अब जो पीपल्स पार्टी के जो खिलाड़ी है ना और नून लीग के खिलाड़ी हैं, ब्यूरोक्रेसी के वजह डोगर साहब ने जो बात की मैं एग्री करता हूं उससे बहुत सारी चीजें, और ये जो बेड़ा गर्क होगा इसका तजर्बा इसलिए नाकाम होगा। मैं एक सिर्फ आपको एग्जांपल दे देता हूं, पीपल्स पार्टी के दौर में ये वारदात कैसे होती है। मशीर रिटायर आ गया, उन्होंने एक नई कहानी बना दी, ये पहले तो बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको उड़ा देगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसलिए उड़ा देगी कि कोई भी आइन और कानून से अगर मुसादम आप चीज करेंगे डोगर साहब, एक बंदा जो कैरियर ऑफिसर है, आप किस तरह उसके ऊपर इस तरह की कदम लगाएंगे, उसके फंडामेंटल राइट है, सारा कुछ है। पहली तो बात सर नहीं, ये क्या अच्छा, ये आधा डिसाइड कितना- होगा कि ग्रेड हाँ। 20 में किसको निकाल अच्छा, देना है? दूसरी बात ये अहम बात इसमें यह है कि आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह का ये तजर्बा हो रहा है, क्या ये इंप्लीमेंट भी नहीं होगा? कोर्ट भी इसमें जा सकती है। मोनेटाइजेशन पॉलिसी की बता रहा हूं, जब पीपल पार्टी हुकूमत को वारदात किस तरह बनाया, उनका जी 20 और से 22 ग्रेड के अफसरों को इस तरह करें, गाड़ियों पे इतने अरब खर्चा होता है, उनकी मेंटेनेंस पे, रिपेयर पे, गाड़ियों पे और तेल पे और ड्राइवर पे। उनका गवर्नमेंट ने कहा क्या करें, उनका जी स्ट्रैटेजी मैयर। अब सुने वारदात किस तरह डाली, उन्होंने जी 80,000 रुपया दे दें हमें लमसम, गाड़ी डेप्रिसिएशन पे जो 50 लाख वाली 10 लाख में हमारे पल्ले पार डाल दें, स्टाफ कार हम नहीं लेंगे, ड्राइवर के 15-20 हज़ार हमें दे दें। ले लिया, अरबों रुपए का इस चक्कर में पैसा ले लिया। आज जाके डॉक्टर साहब मुझे बताएं, 20 से 22 ग्रेड के फेडरल गवर्नमेंट के अफसर जो है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी तनख्वाह में फिक्स आ रही है, ड्राइवर भी सरकारी, गाड़ियां भी सरकारी, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। फर्क क्या होगा? तकनीकी माहिरीन को लेना, ये कैसा है? एक चीज देखिए, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा था कि आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो लड़के आते हैं, अल्टीमेटली वो आपका सबसे बड़ा एक इम्तिहान जो है वो पास करके आते हैं। वो ब्रेन, ये कहा जाता है कि जो CSS है, ये ब्रेन ड्रेन को रोकता है। ये वाहद एक चाम है जिसकी वजह से लड़के बाहर नहीं जाते, पाकिस्तान में रहकर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को सर्व करने की। मेरी एक अर्ज कर लूँ सर, इशू ये है कि मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि आप पहले दिन से लड़कों के दिमाग देखें, लड़कों का रुझान देखें। अगर कोई अच्छा किसी ने एग्रीकल्चर में अच्छी डिग्री है, आप उसकी ओरिएंटेशन 4-5 क्लस्टर बनाएं, किसी कोई कॉमर्स में है, कोई इकोनॉमिक्स में है, कोई कुछ है, तो उनको उसी महकमे में रखकर उसकी ग्रूमिंग करें, उसको बाहर के कोर्सेज कराएं, अच्छे एग्रीकल्चर में जिनका दिमाग चलता है उनको एग्रीकल्चर में रखें, जो होम में है जो होम में है उसको होम में करवाएं, जो फाइनेंस का है उसको फाइनेंस में कराएं, जो कॉमर्स का उसको कॉमर्स में कराएं, ताकि ग्रेड 22 तक पहुंचते पहुंचते वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हो गए हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता ही नहीं है। फिर आप इन लड़कों की ग्रूमिंग की जा सकती है, इनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। यहाँ पर ये है कि मेरा सिर्फ एक सवाल, आप ब्यूरोक्रेसी की बीट करते हैं, जिस बंदे की जो फील्ड है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एक्सपीरियंस है, उसकी जगह पे किसी उसको वहां पे लगाया ही नहीं जाता, खुद भी लगाना चाहता अच्छा, है, उसको लगाया भी नहीं जाता। एक बंदा कहता है कि मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लगना चाहता हूँ, उसको कौन लगाएगा? यहाँ पर पॉलिटिकल बारिश, इमरान साहब अगर आपने करना है ना, इस सर्विस को इंडिपेंडेंट करें, इसको पॉलिटिकल जो प्रेशर है उससे आज़ाद करें, इनको इंडिपेंडेंटली काम करने दें। टेन्योर पॉलिसी जो है उसके मुताबिक काम बिल्कुल ठीक है। सिविल सर्विस स्ट्रक्चर उसमें कोई खराबी नहीं है, इनको इंडिपेंडेंस दें और इनसे रिजल्ट लें, बस इतना काम है जो आप। वरना ऐसी यार आपके नीचे सेक्रेटरी फेडरल उन्होंने लिखनी है ना, नीचे लोग जो हैं, तो किस तरह ये पॉलिसी या हुकूमती या अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेशन कर सकते हैं? आपने इनकी प्रमोशन ACR सब प्राइम मिनिस्टर के अब आपने देखा पंजाब में
जब एक अफसर की 10-10 दफा 6 महीने में ट्रांसफर हो जाएगी तो उसने खाक परफॉर्म करना है। अच्छा जी, ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद बात करें पाकिस्तान के दो बड़े सनतकारों से, दो बड़े ऐसी शख्सियात जो कारोबार से मुंसलिक हैं, कि ये जो खबर आई है कि 10% ग्रोथ देखी गई है बड़े लंबे अरसे के बाद, 10% ग्रोथ हुई है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, यानी बड़ी सनतों में। तो क्या ये वाकई अब तरक्की का सफ़र पाकिस्तान में शुरू हो गया है और फिर इससे मुलाजमत मिलेंगी? क्या कह रही हैं बड़ी शख्सियात? ब्रेक के बाद बात। अब पता चला। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के आसार नजर आने लगे। मईशत का एक अहम जुज है बड़ी सनतों की पैदावार। वफाकी इदारा शुमारियात ने सनतों की पैदावार के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं और पैदावार में खातिर खाए इजाफा हुआ है, जो कि मईशत की बेहतरी की जानिब एक अहम इशारा है। दिसंबर में बड़ी सनतों की पैदावार में 9.66% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नवंबर में बड़ी सनतों की पैदावार में 16.4% कमी रिकॉर्ड हुई थी। पेपर एंड बोर्ड, टेक्सटाइल सेक्टर, मशरूबात और फार्मा सेक्टर की पैदावार में भी इजाफा हुआ। खुराक और मशरूबात सेक्टर में 41.57% इजाफा हुआ। फार्मा सेक्टर में 2.83% इजाफा हुआ। चमड़े की सनत में 16.1% इजाफा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स की सनत में 15.5% इजाफा हुआ। पाकिस्तान की आवाम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन मईशत की बेहतरी आवाम की जिंदगी की बेहतरी की जानिब एक अहम शुरुआत की अलामत है। हुकूमत अगर मईशत के साथ अवामी मसाइल, महंगाई और उनके हालात पर भी काम करे तो बहुत जल्द मसाइल का हल निकाला जा सकता है। तो क्या वाकई ये कहा जाए कि अब बहरान खत्म और तरक्की का सफर शुरू है? क्योंकि ये दावा ऐसे नहीं है, इसकी बुनियाद सरकारी इदारा शुमारियात की वो रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक बड़ी सनतें जिन्हें करप्शन के घुन और साबिका हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से जो सनती शोबा जुबूहाली का शिकार था, अब उसमें बेहतरी आने लगी है। सरकारी इदारा शुमार जो कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मौजूदा माली साल के पहले 3 महीनों में बड़ी सनतों की 9.66% इजाफा हुआ है और खुराक मशरूबात सेक्टर में 41.57% इजाफा, फार्मा सेक्टर में 2.83%, चमड़े की सनत, इलेक्ट्रॉनिक्स की सनत ने भी फलना फूलना शुरू किया है। मेटल ड्रम भारी मशीनरी के आलात की सनत में 269% तक बेहतरी की खबरें हैं। ऊनी और कालीन साजी, कागज और बोर्ड की सनत भी तरक्की की राह पर चल निकली है। अब ये तो नहीं हम कहेंगे एक दिन में सब कुछ हो गया, लेकिन क्या अवाम तक ये समरात अभी से पहुंचना शुरू हो जाएंगे या कुछ वक्त लगेगा? और ये कितनी बड़ी खबर है, इसी हवाले से हम बात करते हैं। 2 अहम कारोबारी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब जुबैर मोतीवाला, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और अकील करीम डैडी साहब। इन दोनों से बात करते हैं। एकेडी साहब, आपको क्या लगता है जो बात कही जा रही है, आप क्या समझते हैं, वाकई इतनी ग्रोथ हुई है? और इसके हवाले से बताइए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इसका क्या किरदार है पाकिस्तान की मईशत में और इसकी कितनी अहमियत है? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखें तो ईयर टू ईयर 10% का इजाफा हुआ है। अगर आप इसको नवंबर से लें तो 16.5% का इजाफा हुआ है। तो मंथ टू मंथ बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उसकी वजह ये कि हमारी इकनॉमी में प्रॉब्लम्स थी, हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए और ये जो स्टेप्स लिए गए हैं ये काफ़ी पॉजिटिव स्टेप्स हैं, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बेहतरी आई है। और अभी ऑटो सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया। जनवरी के और फेब के नंबर आएंगे तो उसमें ऑटो सेक्टर भी परफॉर्म करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इंडिकेशन है कि पाकिस्तान राइट डायरेक्शन पे जा रहा है। मुसलसल हम ये कह रहे हैं कि भाई इकनॉमी को किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की इकनॉमी को अगर देखने के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा बेहतर इंडिकेटर लगता है वो इंडिकेटर होता है रुपी। आज आपका रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपकी रिमिटेंस बेहतर हो रही है, आपके इन्वेस्टर पाकिस्तान में आपके टी बिल में पैसा लगा रहा है। ये बहुत बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर है। इंडस्ट्रियल सेक्टर तो आपका 20% टू जीडीपी है। दूसरी तरफ आप सर्विस सेक्टर में भी चले जाएं
जिसमें बैंकिंग वगैरह की भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, डिपॉजिट बढ़े हैं, लैंडिंग बढ़ी है। ये भी चीज़ इंडिकेट कर रही है कि हाँ, हमारे अब मामला बेहतर हो रहे हैं, अब एक्टिविटीज़ जनरेट हो रही है और यही एक्टिविटीज़ हमें अब आगे लेके जाएगी। जुबैर मोतीवाला साहब, ये फरमाइएगा कि ये कहा जाता है कि जिस तरह मईशत की जो बातें होती हैं वो अवामी पॉलिसीज़ थोड़ी मुख्तलिफ चीज़ है, यानी हम स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें, ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, क्या वाकई ऐसा है या इससे अगर ये खबर दुरुस्त है तो इससे एक आम गरीब आदमी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आएगी? देखिए, आपके सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया। बात ये है कि कोई दो चीज़ें नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ है, दो चीज़ें नहीं है। चीज़ क्या है कि आप अगर आपकी अगर सनती तरक्की होगी, आपकी मुआशी तरक्की होगी, तो इसका फल है वो ज़रूर अवाम तक पहुँचेगा और अवाम की ज़िंदगियाँ सुधरेंगी। आज अगर आप अपने किसी भी शोबे में देख लें तो आज हम ये बात करते हैं कि हम आदमी कम करेंगे, कर्टेल करें क्योंकि खर्चे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए कि प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। अगर हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होगा और हम जिस दाम से बांग्लादेश बेच रहा है, जिस दाम से चाइना बेच रहा है, जिस दाम से इंडिया बेच रहा है, उस दाम पे हम बेचने के लिए काबिलियत पा लेंगे और हमारी कॉस्ट उतनी नीचे उनके बराबर की हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक ये इसका जो है ना समर जो है वो पूरी आवाम तक, पूरे पाकिस्तान तक जाएगा। साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो खबर है कि डबल डिजिट ग्रोथ हुई है, तो इससे क्या पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आना शुरू हो गई है? अब मईशत आने वाले वक्तों में मजबूत होने वाली है, तरक्की होने वाली है? आपकी मईशत अच्छी होने जा रही है, इसी वजह से लोगों की बातें पाकिस्तान के हवाले से ज़्यादा नेगेटिव करने की कोशिश, हमारे नेबर कंट्री हमें बदनाम करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान राइट डायरेक्शन पे जा रहा है और हमारी मईशत आने वाले दिनों में ये दुनिया की बड़ी मईशत में शुमार होने जा रही है। हमारा सीपेक में एक्टिविटीज शुरू होने जा रही है। हमारी सीपेक में जो आपका इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है उसकी तरफ फोकस हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा टाइम ज़रूर डिले हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ अल्लाह करे कि साहब जो आप फरमा रहे हैं ऐसा ही हो, अल्लाह करे कि पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की करे। बहुत शुक्रिया आपका केडी साहब और जुबैर मोतीवाला साहब, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी। अल्लाह करे कि ये तरक्की का सफ़र तेज़ हो और वाकई ये जो ग्रोथ कहा जा रहा है इदारे शुमारी की तरफ से ये हो और इसमें और ज़्यादा बेहतरी आए अब आने वाले दिनों में। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।